हमारा क्या है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी कॉजेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब क्या है, मान लो ये फ्लोर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन। अब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करके ऐसे जा रहा है, कितने एंगल हो गए ये, 60 डिग्री, राइट। ऐसे पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना दे रखा है, 15 मीटर। देन वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा, that is equal to 10 into 15 into cos 60। cos 60 कितना है, 1/2। सो 10 into 15 into 1/2, 2 ये कट गया कितना, 5, that is 75 जूल। am I right? 75 joule of work is being done by that force। और एक क्वेश्चन लो आप, a force of 5 I cap plus 7 J cap acts on a body which moves from 4-3 to 7-9। Find the work done by the force। मतलब है ना, ये दिया हुआ है, फोर्स ऑफ 5 I cap 7 J cap acts on a body which moves from 4-3 to 7-9। है 57 जूल। कैसे दिखा, तो आपको क्या करना है बच्चे, ऑब्जेक्ट कहां पे था, 4,3, कहां तक चला गया, 7,9। दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। समझ में आ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। याद आ रहा है, R2 माइनस R1 that is equal to X2 minus X1, 7 minus 4 I cap plus 9 minus 3 J cap। ठीक है, ऐसे करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट। R1 को कैसे लिखेंगे, 4 I cap 3 J cap। R2 को कैसे लिखेंगे, 7 I cap 9 J cap। R2 minus R1, X2 minus X1 I cap plus Y2 minus Y1 J cap। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, डिस्टेंस निकाली तो फिर एंगल निकालनी पड़ेगी। एंगल कैसे निकालेंगे, ये बिना वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करे तो कितना हो जाएगा, ये 3 I cap प्लस 6 J cap। देन हमारा F कितना हो गया, F इज इक्वल टू 5, समझ में आया, 5 I cap प्लस 7 J cap एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया,
3i कैप प्लस 6j कैप। अब हमें क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट करनी है। दिव्य समझ में आया? कोई डाउट इसमें? डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स कंपोनेंट आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, वाई कंपोनेंट्स की कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 742, दैट इज 757 जूल यूनिट। ओके, ले ले क्लिप ले ले। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज देखो दिव्य, हो गया। फोर्सेस आर टू टाइप्स, दो टाइप का फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स it is the force, it is the force work done by which, work done by which is independent to the path followed. It is the force work done by which is independent to the path followed, means it depends, work done depends, work done depends only on the initial position, initial point and final point, final point। मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा है, वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर गया, मतलब चाहे आप ये वाला पाथ फॉलो करके जाओ, चाहे ये वाला पाथ फॉलो करके जाओ, चाहे आप सीधा जाओ, से दिस इज पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, it is independent, means work done in all the cases are same। ठीक है, so work done in the path 1 is equal to work done in path 2, that is equal to work done by taking the body along path 3। so work done किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। so work done depends, only depends on, only depends on the initial position, on the point A and B। अब मैं आपको एक चीज, एक एग्जांपल दूं। मान लो बच्चे, ये बोर्ड है, यह रोड है, आप रोड से घर से आते हो यहां तक, ठीक है, आप मान लो आजाद नगर से निकल के यहां तक आते हो,
आजाद नगर से निकल के आप चले गए उस रास्ते में सीधा निकल के चले गए कहां पे, 27 सेक्टर, फिर वापस यहां तक आए और एक ये वाला अंदर वाला रास्ता लेके यहां तक आए। कौन सा केस में वर्क डन ज्यादा होगा? बड़े रास्ते में। बराबर कैसे होएगा? आप डेफिनेटली अलग रास्ते में आओगे न, जो लंबा रास्ता पड़ेगा उसमें आपका वर्क डन ज्यादा होगा। मान लो ये रफ सरफेस है, मैं हाथ को यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं, यहां से वहां तक लेने के लिए ऐसे घुमा घुमा के जाके मैं पहुंचू, कौन सा केस में ज्यादा वर्क डन करूंगा? जब घुमा घुमा के लेके जाऊंगा। कराओ, आप ऐसे रोबिंग करो, आप जितना ज्यादा डिस्टेंस आप रोबिंग करोगे आपका हाथ उतना ज्यादा गर्म होएगा। ये क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, so this is not a conservative force, so friction is not a conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स ना हो कि ये क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। समझ में आया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मींस इसमें एनर्जी लॉस होता है। जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा एनर्जी लॉस होगा। आई विल टेल यू कैसे एनर्जी लॉस होता है, क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। जिस फोर्स के बजाय से वर्क डन आपका पाथ इंडिपेंडेंट हो जाए उस फोर्स को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अच्छा मान लो कंजर्वेटिव फोर्स है, मैं ए से निकला और फिर घूम घूम के फिर ए तक पहुंच गया, देन वर्क डन कितना होना चाहिए? 0। सो नोट करना वर्क डन बाय, नोट करना वर्क डन बाय ए conservative force along a closed path is कितना? 0। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक तो आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? समझ में आया? ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। अभी हम 11th क्लास में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक तो अभी बता नहीं पाएंगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स is a conservative force। प्रूफ करेंगे हम। ओके, हम प्रूव करते हैं। आप एक बार देखो, फर्स्ट एग्जांपल, ये हमारा फ्लोर है, ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का हाइट हमारा कितना है? h। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है,
जिसका मास m है। ठीक, ये कहां पे है? ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है। मैं उठा के इस पॉइंट तक लेके जाऊंगा, मतलब बी तक लेके जाऊंगा। मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिया, फिर उठा के ऐसे ले लिया, लेके इधर रख दिया, राइट। इधर लेके यहां पहुंचा के सरका दिया इधर। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मेरा मान लो x, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है? h। देख रहे हो ना बच्चे, डिस्प्लेसमेंट h। अब जब मैं इधर लेके जाऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? mg। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ? राइट साइड। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, राइट। फिर इधर से जब ऊपर तक लेके जाऊंगा, मैं सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड कर रहा हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैं कितना वर्क डन कर रहा हूं वो नहीं, जो ग्रेविटी कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ हुआ है? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ? अपवर्ड। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन इन दिस फर्स्ट स्टेप प्लस वर्क डन इन सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में वर्क डन कितना हो गया? mg इंटू एक्स इंटू कॉस 90 प्लस mg इंटू एच इंटू कॉस 180। ठीक, देन ये कितना हो गया? 0 माइनस mgh, देन दैट इज इक्वल टू माइनस mgh। तो ये वाला वर्क जब हॉरिजॉन्टली मूव करे, ग्रेविटी के वजह से वर्क डन 0 हुआ। जब ऊपर लेके चले गए हम इस बॉडी को, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा था, देन ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितना वर्क डन कर दिया? माइनस mgh। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करा? हाइट के ऊपर। ठीक है, अब सेम डिस्प्लेसमेंट मैं सेकंड स्टेप में लेके जाऊं, दूसरी पाथ लेके जाऊं। ये हो गया पाथ 1। दूसरे पाथ में लेके जाऊंगा, वही हमारा फ्लोर है एंड सेम बिल्डिंग इज देयर। द हाइट इज h, एम आई राइट? हाइट इज h। ऑब्जेक्ट हमारा ए पे है, मास m। मैंने क्या किया, इसको ऊपर उठा लूंगा, फिर हॉरिजॉन्टल ले लूंगा, फिर ऊपर उठा लिया, फिर हॉरिजॉन्टल ले लिया, फिर ऊपर उठा लिया, फिर हॉरिजॉन्टल ले लिया, फिर ऊपर उठा लिया, फिर हॉरिजॉन्टल ले लिया, फिर ऊपर उठा के इधर सरका दिया। एम आई राइट? ये हमारा h1, ये h2, ये h3, ऐसे करते करते टोटल हाइट कितना हो गया? h। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस ये x2, ये x3, ये x, ऐसे ही चलता जाएगा, x4 x5 जितना स्टेप होगा। देन वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन इन h1 प्लस वर्क डन इन x1 प्लस वर्क डन इन h2 प्लस वर्क डन अलोंग x2 प्लस ऐसे ही करते जाऊंगा। एम आई राइट? वर्क डन इन h1, देखो h1 में क्या हो रहा है? ये h1 डिस्प्लेसमेंट, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, कितना हो जाएगा? माइनस mg h1। x1 में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस माइनस mg h2, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे h2 में माइनस mg h2 हो गया। हॉरिजॉन्टली जब लेके जाऊंगा 0, ऐसे ही ऐड होता जाएगा। दैट इज इक्वल टू माइनस mg इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3, ऐसे ही करता जाऊंगा। अब मेरे को बताओ, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 ऐसे करते करते सारे h मिल जाएंगे तो क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस mgh, वर्क डन बाय कौन सा?
ग्रेविटेशनल फोर्सेस माइनस mgh। देखो ऐसे लेके जाओ चाहे ऐसे जिगजैग करके लेके जाओ, दोनों केस में वर्क डन हमारा कितना हो गया, माइनस mgh। नाउ टेक द थर्ड पाथ, तीसरी पाथ ले ले। ये हमारा फ्लोर है, ये हमारा बिल्डिंग है, इधर से बॉडी को उठा के बिल्डिंग के ऊपर लेके जाएंगे, ये हाइट हमारा h। मान लो इस बॉडी को मैं ऐसे रैंडमली उठा के ले गया, समझ रहे हो ना बच्चे, कोई भी एक रैंडम पाथ दे के ले गया। इधर देखो ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा है, mg नीचे की तरफ, एम आई राइट। इधर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराओ, दिस डिस्प्लेसमेंट इज से ds। ओके, अब ये एंगल को आप थीटा मान लो, ये एंगल को थीटा मान लो, देन टोटल एंगल कितना है, mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। देख रहे हो ना, 90 प्लस थीटा। देन dw is equal to mg into ds into cos 90 plus theta। am I right? cos 90 plus theta कितना है, माइनस, नहीं, cos 90 plus theta इज सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, सो दैट इज माइनस mg into ds sin थीटा। ओके, आप यहां पे देखो ये ds sin थीटा, ये वाला एंगल हमारा थीटा है ना। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इधर देखो ये बॉडी है, ये mg है, ये हमारा ds है, ठीक। ये एंगल हमारा थीटा, टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो गया, ये हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ds साइन थीटा। एम आई राइट। ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, लेट मी राइट दिस इज dh। कैन आई राइट ds sin theta is equal to dh? Yes, so that will be equal to minus mg into dh। then what is the total work done, minus mg integration of dh, h is varying from 0 to h। am I right? ऐसे dh 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 ऐड होते हुए टोटल हाइट हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू माइनस mgh। देन वर्क डन डिपेंड्स ऑन हाइट ओनली। हाइट मीन्स द पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड पोजिशन ऑफ द बॉडी। मतलब ये बॉडी का पोजिशन का हाइट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा रास्ते में गए हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कोई डाउट? दिव्य कर लो, नोट कर, नहीं नोट कर लो। सपोज स्कूल के एग्जाम में तुम्हारा आ जाए, सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कर सकते हो। इसमें लिखोगे क्या, एज वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू पाथ, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या लिखोगे, एज ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटी एज वर्क डन बाय ग्रेविटी is independent to the path, it is a conservative force। राइट, ले ले दोबारा। ये चैप्टर पूरा फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, क्योंकि ये हर जगह में यूज होता हुआ मिलेगा, हर जगह में। ठीक है,
फोर्स एंड एनर्जी ये कहाँ नहीं है फिजिक्स में? फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग हर जगह में ये फोर्स एंड एनर्जी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है क्या? अच्छा, जो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल दे रहा था ना, उसमें लिख लो एक स्प्रिंग फोर्स भी। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जांपल दे रहे थे ना, उसमें एक ऐड कर दो स्प्रिंग फोर्स। मैं बाद में अभी डिस्कस करूंगा। ओके, नाउ एनर्जी। कौन बताएगा बच्चे एनर्जी क्या है? वर्क डन, वो तो पावर हो गया, वो तो कोई बात नहीं। डेफिनेशन क्या करेंगे? कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, कितना वर्क डन कर सकता है? जो सिस्टम जितना वर्क डन कर सकता है उतना ही उसकी एनर्जी है। मतलब वर्क डन जो है, मतलब जितना वर्क कर पाएगा उतना ही एनर्जी है। मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपया है, तुम मेरे को देना चाहो तो कितना दोगे? 1000 रुपया दोगे। इसका मतलब क्या है? एनर्जी होगा उसके पास तो वर्क डन कर देगा, और जितना एनर्जी है उतना ही वर्क डन कर देगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? जितना एनर्जी है उतना ही वर्क डन कर देगा। इसका मतलब एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्क। एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्क। मान लो एक बम रख दी, बम फूट गया, बहुत सारे एनर्जी निकले। जब वो एनर्जी निकलेगा तो क्या होगा? किसी का चिथड़ा यहां से उड़ के वहां पहुंच गया, किसी का चिथड़ा यहां पे से उड़ के वहां पहुंच गया, कहीं पत्थर उड़ के वहां तक पहुंच गया, कहीं लोहे का टुकड़ा इधर से उड़ के जाके और कहीं पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? उनको एनर्जी मिल गया इसलिए भाग गए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मान लो मेरे पास एनर्जी है, मैं एक मतलब एक ऑब्जेक्ट को धक्का दे दे के आगे लेके जा रहा हूं। जितना खा रखा हूं, जितना मेरे पास एनर्जी है वहां तक इसको धक्का दे के ले पाऊंगा, उतना ही वर्क कर पाऊंगा, उससे ज्यादा तो कर नहीं पाऊंगा। तो मेरा हजम हो गया, जितना खाया था, तो मेरा काम करना बंद हो गया। इसका मतलब क्या है? मेरा काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया? मीन्स एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्क, सो दैट्स व्हाई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। समझ में आया? जितना एनर्जी है वही वर्क डन में आता है। सो दैट्स व्हाई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एनर्जी किस टाइप का है? कितने टाइप का होता है? एक तो एनर्जी हमारा एनर्जी जो टाइप है, एक तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा इज नॉन मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम किसको कहेंगे? जो मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल मीन्स पोजीशन, स्पीड, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? मैकेनिक्स का पैरामीटर डिपेंड्स ऑन द मैकेनिकल पैरामीटर। ये किसके ऊपर? दिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन मैकेनिकल पैरामीटर, मैकेनिकल पैरामीटर्स। मैकेनिकल पैरामीटर्स मीन्स पोजीशन, स्पीड, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। दिस आर ऑल मैकेनिकल पैरामीटर। समझ में आ गया? तो उनको कहेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। नॉन मैकेनिकल एनर्जी क्या है? जो मैकेनिकल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या हमें पता नहीं चलता कि सम मैकेनिकल पैरामीटर इज इन्वॉल्व हियर। हाँ, सो
इसमें नॉन मैकेनिकल एनर्जी में आप ले सकते हो केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, तो हीट में चला गया। ये जो चीजें हैं ऐसा है, कहीं ना कहीं यहां पे भी मैकेनिकल पैरामीटर इन्वॉल्व है, बट ये हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए हम इसको नॉन मैकेनिकल एनर्जी की कैटेगरी में हम इन्वॉल्व करते हैं। अब इस चैप्टर में हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, एंड मैकेनिकल एनर्जी को ब्रॉडली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक हो जाएगा हमारा कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। पढ़े हो ना 10th क्लास में, 9th में, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, हम अभी इस चैप्टर में ये मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में लाइट, हीट, साउंड बाद में डिस्कस होएगा, ठीक है। केमिकल तो आप केमिस्ट्री में कर ही रहे हो, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी और सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड, एनर्जी possessed by a body because of its motion, that is called kinetic energy। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड on a system or body, system or body because of its position and configuration, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। देख रहे हो ना, POSN, ये हो गया पोजीशन, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब जनरली तुम हाइट करके आए हो, है ना, इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स हाइट बोल रहे हो। इसका मतलब हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर रख दें उसके पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये खाली हाइट ना बोल के हम पोजीशन बोलेंगे, उसकी पोजीशन है, उसके पोजीशन के वजह से ये वर्क डन करेगा। समझ में आया? मान लो गौरव को मैं छत के ऊपर बैठा दूं, अब हम नीचे खड़े हैं, किसकी एनर्जी ज्यादा है? ही हैज गॉट मोर एनर्जी। क्यों, कैसे? मान लो वो कूदता है और हम कूदते हैं, डैमेज किस में ज्यादा करेंगे? ऊपर से कूदने से। सो ही हैज गॉट मोर एनर्जी। समझ में आ रहा है? ही विल डू मोर वर्क एज कंपेयर टू अस, सो दैट्स व्हाई इट इज द पोजीशन। मान लो अर्थ हो गया, सन हो गया, इनकी एक पोजीशन फिक्स है, अरेंजमेंट फिक्स है। अरेंजमेंट, पोजीशन मींस अरेंजमेंट सेट करनी है, तो उन दोनों के बीच में एक एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, या एक दो पॉजिटिव चार्ज एक अरेंजमेंट में है, तो उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स होगा, है, उनके अंदर कुछ इंटरेक्शन फोर्स है, और उनकी पोजीशन हम सपोज अरेंज कर दें, तो दे विल हैव सर्टेन एनर्जी। मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैं एक मोटा सा स्प्रिंग लूं और ऐसे खींच के रखूं और बीसी के पास ऐसे लेके जाऊं, बीसी क्या करेगा? वो भाग जाएगा साइड से। क्यों? मैं छोड़ दिया तो इसके मुंह पे जाके लगेगा। व्हाट डज इट मीन? बाय चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब क्या है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं खींच लिया तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तो इसमें जो खींचने के बाद इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गया, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गया दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कैटापल्ट, चिड़िया मारते हैं, देखे हो आप कैटापल्ट? ऐसे करे हो कभी कैटापल्ट? है गुलेल, हाँ गुलेल, गुलेल कहते हैं ना। अब ऐसे दो डंडा होगा, इसमें एक रबड़ लगा देते हैं, और ये रबड़ को इसमें एक
लेदर का लगा देते हैं और ऐसे उसमें एक एक पत्थर लेके ऐसे खींचते हैं। अब हमने खींचने के बाद क्या कर दिया, इसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिया। जैसे छोड़ देंगे ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन करेगा, किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर। और जैसे ही वर्क डन करेगा उसको दूसरे टाइप की एनर्जी मिल जाएगी। कौन सा एनर्जी मिलता है, काइनेटिक एनर्जी। ये भाग भाग के सीधा जाएगा और दुश्मन के माथे पे लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमारा बंदूक है, बंदूक में क्या करते हैं, अब देखो कितने बच्चे बंदूक चलाए हो, कहां पे, एनसीसी है। बाइनोट को ऐसे करे हो, वो बाइनोट में क्या स्प्रिंग लोड होता है ना, बाइनोट में स्प्रिंग लोड होता है। हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करके रख देते हैं वहां उसके अंदर। कंप्रेस कर दिया तो हमने इसमें एनर्जी स्टोर कर दिया। तो फिर हम क्या करते हैं, धीरे से जब ट्रिगर दबाते हैं स्प्रिंग को छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे तो स्प्रिंग एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करेगा तो आगे जाके इतना जाएगा, वो आप बुलेट जो है अंदर रखा हुआ होता है उसमें स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करेगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी दिए थे वो बुलेट में, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा और बुलेट सीधा जाएगा, सीधा जाके दुश्मन को कहेगा हेलो भाई साहब आप कैसे हैं, एम आई राइट। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज हाउ द energies are defined. One is kinetic energy and another is potential energy. समझ में आया। अब हम ये दोनों एनर्जी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, ले क्लिप। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी को ब्रॉडली कितने कैटेगरी, दो कैटेगरी, एक मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी को कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल। अभी हम कौन सा एनर्जी डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का फर्स्ट पार्ट दैट इज काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ओके, एनर्जी possessed by a body because of its motion. Energy possessed by a body because of its motion. सी, मैं एक मेथड में डिराइव करता हूं। मैं मान लो ये हमारा फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m हो गया, मैं इसमें फोर्स दे दिया, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, मैं इसमें फोर्स F लगा दिया। रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। फोर्स लगा दिया तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो ये आगे चला जाएगा। देन व्हाट इज द, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज s। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है गौरव, बेटा फोर्स इधर से लगा, ऑब्जेक्ट भी राइट साइड जा रहा है, 0 एंगल है। देन वर्क डन बाय द फोर्स, यहां पे जो ऑब्जेक्ट जब पहुंचा यहां पे स्पीड कितना है, मान लो v। Then work done by the force is equal to F S cos 0. F is equal to कितना है, mass into acceleration into S, am I right? And that is equal to m by 2 into 2as, am I right? 2 डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, and that is equal to m by 2 into v square minus u square। u कितना है, 0। then that is equal to half m v square। so work done by the body, force
जितना वर्क डन किया ये कहां पे आ गया, स्पीड में, मोशन की कॉन्फ़िगरेशन में आ गया. देन वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. So this implies that expression of kinetic energy is equal to half mv square, right? और आप ऐसे ही करो, और ये हमारा फ्लोर है. हमने ऑब्जेक्ट यहां पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दिया, मास इज m, देन एक्सीलरेशन होगा. सपोज ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कितना, ds डिस्प्लेसमेंट हो गया. देन व्हाट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, f ds cos 0. एम आई राइट? समझ में आया नहीं आया? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन f ds into cos 0. So that will be equal to f is equal to कितना है बच्चे, m a into ds. ओके, अच्छा, so that is equal to m into dv by dt into ds. ठीक, and that will be equal to m into dv, और ये dt को ds में, ds के नीचे ले जाओ, कितना हो जाएगा, ds by dt is v. Then total work done will be equal to m integration of v dv from 0 to v. समझ में आ गया? स्टार्टिंग में 0 था वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी हो गया v. देन v dv का इंटीग्रेशन कितना है, हाँ, v स्क्वायर बाई 2. गौरव ठीक है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2. x का पावर यहाँ पे 1 है. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. एम आई राइट? देन v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू v, and that is equal to m by 2 into v square minus 0 square. So that is equal to half mv square. So kinetic energy is equal to work done is equal to half mv square. This is also, you can derive the expression of kinetic energy in this method. Oh, obviously this looks easier. Am I right? ये 9th क्लास मेथड है, ये आपको कैलकुलस यूज करके करेंगे. ले बेटा, समझ में आ गया? सो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, ठीक, ले लिया बेटा? छोड़ दे क्लिप लेके मोबाइल में, मोबाइल को वहीं छोड़ दो, उसको देखो मत, वो तो ट्रांसफर हो जाएगा. ग्रुप में ले रहे हो ना, वो तो सीधा चला जाएगा, फिर रख दो मोबाइल. मोबाइल देखते देखते क्या करोगे आप, हैं? इधर ध्यान दो. ऐसे हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी it is the energy possessed due to position and configuration. Energy possessed due to position and configuration. तो हम यहाँ पे स्पेशली डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी हम इसको सिंबल करेंगे U. ओके, कई बार V भी ले लेते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
बच्चे ये मान लो हमारा एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट h है। एक ऑब्जेक्ट हम यहां पे रखते हैं जिसका मास m है। कितना हाइट में है बॉडी? h हाइट में। ठीक, इसको छोड़ दो mg नीचे की तरफ। जैसे छोड़ दिए ये आपका डिस्प्लेस होके यहां तक आएगा। s displacement is equal to h. Then how much work is done by that force? Work done will be equal to mg into h into cos थीटा। कितना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा कितना है सोनिया? 0 डिग्री। cos 0, so that is equal to mg h. So work done by gravity is इसको छोड़ दें, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh। तो इतना ही एनर्जी था, तो इसलिए तो इतना वर्क डन किया। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? अच्छा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट अस कम टू स्प्रिंग फोर्स। कर लो क्लिप लो। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन mgh। ठीक है बेटा? है? पोटेंशियल एनर्जी in a spring बच्चे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग। अब मान लो बच्चे इधर ग्रेविटेशन में देखो, एक ऑब्जेक्ट को आप धीरे धीरे उठा के लेके जा रहे हो। मैं उठा के लेके हाइट में रख दिया, तो आई हैव, मैं ऊपर उठाऊंगा तो कम से कम mg फोर्स तो दिया है ना। तो मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूं, पॉजिटिव वर्क डन मैं करूंगा। जितना वर्क डन करूंगा h हाइट तक लेके रख दिया, तो कितना एनर्जी स्टोर हो गया? mgh। इसमें पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी कह सकता हूं, वर्क डन बाय मी इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम टू सर्टेन हाइट h, दैट इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मान लो एक बकेट में पानी लिया, पानी लेके पानी की टंकी में ऊपर लेके डाल के आया, तो पानी का मास m है। कितना ऊपर लेके मैंने गया? देन हाउ मच वर्क आई हैव डन? दैट इज mgh एंड दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वो बाद की बात करेंगे। अभी क्या है? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। एक स्प्रिंग को मैं सपोज खींचता हूं, मैं जितना वर्क डन करूंगा खींचने में, वो कहां स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। समझ में आया? सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग। कौन वर्क डन कर रहा है? हु इज डूइंग वर्क? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? अच्छा, कौन वर्क डन कर रहा है? एजेंट। एजेंट मतलब है? एजेंट मतलब प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। एजेंट मीन्स हम खींच रहे हैं, somebody else आउटसाइड। तो देखो कैसे होता है। मान लो बच्चे ये फ्लोर है, ये यहां पे हमारा एक स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग।
ठीक, ये एंड ऑफ द स्प्रिंग। मैं इसको स्प्रिंग को खींचता हूं, कितना खींचा, एक्स डिस्टेंस तक खींच लिया, ठीक, एक्स डिस्टेंस तक खींचा, तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा इसको, इसके ऊपर, ये मैं अप्लाई कर रहा हूं, मीन्स वी आर द एजेंट। F इज इक्वल टू, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज K है, देन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू K इंटू एक्स। याद आ रहा है, ठीक। ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? मान लो मैं ऐसे खींच खींच के ले रहा हूं, तो ये कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि एक्स बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा, मतलब हर जगह में मेरे को अलग अलग फोर्स देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन इसमें कर ही नहीं सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूं बच्चे, थोड़ा सा एक्स और खींच लिया, कितना डिस्टेंस खींचा, dx डिस्टेंस खींचा, dx इज वेरी स्मॉल, फोर्स और dx इज द डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन देम इज कितना, ये फोर्स राइट साइड, dx इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट साइड, देन हाउ मच स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव डन, that is equal to f dx cos 0. Am I right? So that is equal to kx dx. स्टार्टिंग में x कितना था, यहां पे 0 था, जैसे मैं खींच खींच के लेके जा रहा हूं, x बदल बदल के जा रहा है, then total work done in stretching the spring is integration of kx dx from x is 0 to any value x. Am I right? Then k आपका बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है। k आपका बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। x dx का इंटीग्रेशन कितना है सोनिया, x dx का इंटीग्रेशन अभी तो करके आए, वी डी वी का इंटीग्रेशन करके आए, एक्स डी एस का लिखा, ऐसे थोड़ी ना खाली उतार लेने से काम थोड़ी ना चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का कितना है बेटा, काम ऐसे नहीं चलने वाला है, कितना होगा, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये रोज रोज तो बताऊंगा नहीं ना। देन एक्स टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें पावर कितना है 1, देन इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स टू द पावर 1 प्लस 1, बोलो, एक्स टू द पावर 2 बाई 2, देन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू एक्स, पुट कर दो, that is equal to half k x square. This work done is stored as energy in the spring. So this implies that potential energy is equal to half k x square. Right? ये स्प्रिंग है, सो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। लो क्लिप लो, चलो एक मिनट, ये पोटेंशियल एनर्जी है, एक मिनट अभी मत लिखना, दो के साथ आ जाएगा तुम्हारा। दूसरी केस, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, spring force while stretching, मतलब यहां पे वर्क डन कौन किया, दिस वर्क इज डन बाय एजेंट, हम वर्क डन कर रहे हैं, ये फोर्स कौन लगाया, फोर्स लगाया एजेंट, एम आई राइट, ये फोर्स लगाया एजेंट, एजेंट मीन्स somebody other than the ये स्प्रिंग, समझ में आया। अब यहां पे
हम स्प्रिंग में तो कुछ फोर्स होगा ना, नहीं होगा? स्प्रिंग में फोर्स होगा, जब खींचेंगे स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स देगा। तो ये हो गया हमारा फ्लोर, ये हो गया हमारा स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, राइट? दिस इज द एंड ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग को खींच लेते हैं हम कितना डिस्टेंस, यहां पे अप्लाइड फोर्स हमने दे दी, बट ये कितना कितना तक खींचे, एक्स तक खींचे, राइट? बट स्प्रिंग इसको अपोज करेगा, कितना फोर्स में अपोज करता होगा? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, अपोजिट डायरेक्शन माइनस के एक्स लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड इज के एक्स, डायरेक्शन अपोजिट टू एक्स, में डायरेक्शन दे दिया, मैग्नीट्यूड लिख लिया। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, इसको डिस्प्लेस करा। डिस्प्लेस कितना करा बच्चे? dx इज द डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या है? dx, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ये dx हमारा डिस्प्लेसमेंट है। स्प्रिंग फोर्स ये हम अप्लाई कर रखे हैं, ये फोर्स हम अप्लाई कर रखे हैं, बट स्प्रिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे रहा है, कितना? के एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 180 degree. What is the work done by the spring force? Small amount of work done by the spring force is equal to spring force into dx into cos 180. Magnitude of this spring force is equal to kx dx, ये हो गया -1, so that is minus kx dx. Then what is the total work done by the spring force? माइनस के हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to x, that is equal to minus k x square by 2, so that is minus half k x square. इसका मतलब स्प्रिंग को मैं धीरे धीरे खींच के मैं जितना वर्क डन करता हूं, स्प्रिंग उसकी इक्वल एंड अपोजिट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये आपका स्प्रिंग फोर्स वर्क डन कर रहा है। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट आपका इधर रखा है, मैं इसको धीरे धीरे उठा के ले रहा हूं, ओके? तो मैं ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स कितने वर्क डन करेगा? -mgh, और मैं कितना वर्क डन करूंगा? mgh। समझ में आया? मैं वर्क डन कर रहा हूं, सो मैं वर्क डन कर रहा हूं, जो मैं वर्क डन किया वो बॉडी में स्टोर हुआ एज ए पोटेंशियल एनर्जी। जो ये वर्क डन कर रहा है या ग्रेविटी वर्क डन कर रहा है वो एनर्जी में नहीं जा रहा, स्टोर हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ऑब्जेक्ट को m kg ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर उठा के ले रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज -mgh। So work done by the conservative force is not the potential energy. Work done against the gravitational force is stored as potential energy. मैं वर्क डन किया ऑब्जेक्ट को उठा के, ये पोटेंशियल एनर्जी बन के ऑब्जेक्ट में आ गया। मैं वर्क डन किया स्प्रिंग को खींचने में, जितना मैं वर्क डन किया वो स्प्रिंग की एनर्जी में स्टोर हो गया, बट स्प्रिंग जितना वर्क डन किया वो एनर्जी में स्टोर नहीं हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कहां पे होता है? जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। नोट करना, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट only at conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स, जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसी जगह में पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी इज
potential energy is the work done against कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? जो हम अगेंस्ट में काम करेंगे वही आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा और नहीं होगा कोई। ओके, ले, ठीक है बच्चे, चलो आज इतना करें। ओके, कल का